दोस्तों 8 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए आपको पहले ही 2 अंकी वाले मार्क्स बता दिए हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट आपके जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं, ओके, ऑब्जेक्ट हम साथ लेके चली रहे हैं। तो क्रम से मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th बायोलॉजी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 1 आपका रहने वाला है। ओके, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपको यार तैयार एकदम करके रखना है। तो सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम, दूसरा है दृढ़ संकल्प। क्रम से हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहले आपको तैयार करके रखना है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीजों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में एक क्वेश्चन था, ओके, फिर नहीं आया लेकिन आपका रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में पौधों में क्या अंतर होता है आपका, ये आपका दिया हुआ है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। फिर पहला तो सिंपल है, बीजों में एक बीजपत्र पाया जाता है, एक बीजपत्री बीज में क्या है कि आपका एक बीजपत्र पाया जाता है, द्विबीजपत्री बीज में 2 बीजपत्र पाया जाता है, सिंपल है। खाद्य पदार्थों का संचय क्या प्रारंभ भ्रूण पोष में होता है एक बीजपत्री में, क्योंकि द्विबीजपत्री में खाद्य पदार्थ को जो आपका खाद्य संचय होता है वो भ्रूण पोष में संग्रहित होता है। भ्रूणपोष के बाहर की ओर प्रोटीन समृद्ध एल्यूरॉन परत पाई जाती है एक बीजपत्री में बीज में, जबकि द्विबीजपत्री बीज में एल्यूरॉन परत का अभाव रहता है। तो इस बार से दिया है आपसे, मैं कहूँगा 4 पॉइंट आपको यहाँ पढ़ के रखना होगा। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर का, ओके, तो देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और ये इसी यही क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, ये जो मैं आपको बता चुका हूँ, स्वपरागण और परपरागण अंतर, ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपका दोस्तों ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में आ सकता है, और हाई चांस है क्योंकि एमपी बोर्ड 19 में आया, 20 में आया, फिर नहीं आया तो आपके आ सकता है, इसलिए अच्छे से तैयार करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी तक आया नहीं है, तो हमें आने के हाई चांस है। ओके, तो इसको भी आपको तैयार करके रखना है, इसके भी आपको है 3 से 4 पॉइंट आपको याद करके रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा विपुंसन से क्या तात्पर्य है। ये 2 नंबर में आपको विपुंसन आता है तो केवल आपको 2 लाइन में इस बार से बता देना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आता है विपुंसन, ओके, तो दोस्तों 2 लाइन में, अगर 2 नंबर का तो 2 लाइन में इस बार से बताना है। हो यही क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ सकता है, किस बार से आ सकता है, ओके। तो विपुंसन से क्या तात्पर्य है, एक पादप प्रजक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। तो अब इस बार से आपको 3 नंबर भी बन सकता है, ओके, तो आपको इस बार से दिया हुआ विपुंसन की आपने परिभाषा 2 लाइन की तैयार की है, वो तो आपको लिखना ही है। फिर इसके आगे आपका ये दिया हुआ है कृत्रिम संकरण पादप प्रजनन की एक प्रमुख प्रक्रिया है, वांछित गुणों वाली संतति प्राप्त करने हेतु इस प्रक्रिया में वांछित गुणधारी जनकों के बीच संकरण कराया जाता है। हमारा ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको विपुंसन के बाद पूरे बारे में दिया हुआ है, विपुंसन का पूरे आपका दिया हुआ है। 2 नंबर में आता तो मैं बता चुका हूँ कैसे आपको 2 लाइन लिखनी है, 3 नंबर में आता थोड़ा उसका डिटेल से आपको बातों को बताना पड़ेगा। तो ये पूरा विपुंसन के बारे में आप दिया हुआ है कि क्या प्रक्रिया होती है, डिटेल से लिखा हुआ, तो आपको पढ़कर एकदम समझ कर रखना है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर। लेकिन ओके, अब इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका रिपीट होने की कमी चांस है, ओके, कि आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आ जाए, लेकिन एक बार आपको क्या पढ़कर समझ कर आप रखिएगा, ओके। रिपीट होने के कम चांस है, जिसके कम चांस रहे तो उसको नॉर्मल तरीके से पढ़ना है, थोड़ा सा बस आपको नॉलेज होना चाहिए, जिसके हाई चांस आपको लगते हैं उसको क्या अच्छे से आपको तैयार करके रखना है, ओके, यही आपका पढ़ने का तरीका रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका ये दिया हुआ, ओके, और डायग्राम में आपको इंपॉर्टेंट बताइए जो कौन कौन से पढ़ना है, तो सभी आपको तैयार करके रखिएगा, डायग्राम वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है वृषण व अंडाशय में से प्रत्येक के 2-2 कारक का प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। वृषण होता है, अंडाशय होता है, तो दोनों के आपको 2-2 कार्य बताने हैं। वृषण का क्या प्रमुख कार्य है, नर युग्मों का शुक्राणु का निर्माण करना, क्योंकि अंडाशय का अंडाणु का निर्माण करना। पहला तो बहुत सिंपल कार्य है, ओके, कि वृषण का कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना, अंडाशय कार्य होता है अंडाणु का निर्माण करना। वृषण में है कि वृषण एक अंतःस्रावी ग्रंथि के भांति भी कार्य करता है तथा एस्ट्रोजन जैसे टेस्टोस्टेरोन का भी निर्माण करता है। यह हार्मोन द्वितीयक लिंग लक्षणों के विकास में शुक्राणु के निर्माण में क्या मदद करता है, ओके। और यही अंडाशय के कार्य में भी दिया हुआ कि यह भी अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करता है। इसके द्वारा मादा लिंग हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण व स्राव किया जाता है, ओके, तैयार करके रखना है। यह हार्मोन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, ऋतुस्राव चक्र और की आदि का नियमन करता है, क्लियर है। शुक्राणु अंडाणु में आपको डायग्राम जरूर आपको तैयार करना है, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है और डायग्राम वाली सेक्शन में बताया था, ओके, तो आप देख सकते हैं इस बार से रहने वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है प्रस्राव क्या है, प्रस्राव को प्रेरित करने वाले कौन कौन से हार्मोन शामिल है। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में एक क्वेश्चन था आपका, ओके, तो ये आपका दिया हुआ है इस बार से, तो आपको इसमें तैयार करना पहले प्रस्राव क्या है। प्रस्राव केवल 2 नंबर में आ सकता है, और उसमें अगर जुड़ जाता है अगर उसमें आगे ये जुड़ जाता है आपको क्वेश्चन की प्रस्राव को प्रेरित करने वाले कौन कौन हार्मोन है, तो आपको शामिल है, तो आपको क्या है ये 3 नंबर में आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले आपको प्रस्ताव तो मैं आपको बताई थी 2 नंबर में भी पढ़ाया था, ओके। मैंने आपको यहाँ याद रखना है जो थोड़ा आपको कठिन से लगेगा कि हार्मोन कौन कौन से शामिल है प्रस्ताव को प्रेरित करने वाले है। तो ये आपको पहले तो उनके नाम याद रखना है, उनका थोड़ा कार्य क्या होते हैं वो एक लाइन यहाँ बताया जा रहा है, ओके। जैसे आपका है ऑक्सीटोसिन है,
ओके रिलेक्सिन है, तो ये आपको हार्मोन नाम की याद कर लिए, उनकी कार क्या है कि लाइन में पढ़ के रखना है, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है मानव वृषण की अनुप्रस्थ काट का नामक चित्र, एम्ब्रियो एग्जाम 19 में था। ओके, तो ये आपको डायग्राम में, ये भी डायग्राम बता दिया है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अपरा। अब दी अपरा को क्या है, प्लेसेंटा भी कहा जाता है, तो प्लेसेंटा के काल लिखिए, क्वेश्चन आ सकता है, या अपरा क्या है, अपरा के काल लिखिए। ओके, तो प्लेसेंटा और अपरा एक ही बात रहने वाली है। तो सिंपल होता है, देखिए अपरा प्लेसेंटा क्या काम रहता है कि जो क्या है माँ के घर में भ्रूण होता है, तो भ्रूण को क्या विकास करना है, विकास करने के लिए क्या किसी को भी क्या है, किसी को विकास करना है, पोषक तत्व तो चाहिए। अब जो भ्रूण है वो तो क्या है, खाना तो खा नहीं रहा कि उसे पोषण मिले, तो वो क्या है, जो माँ के जो भोजन करती है उसको, उसका पोषण क्या उस भ्रूण को मिलता है, वो किस नली के माध्यम से मिलता है, तो अपरा जो एक नली जुड़ी रहती है उसी के हम अपरा प्लेसेंटा कहते हैं। तो वही आपका यहाँ बताया जा रहा है। तो अपरा तो आप समझ गए होंगे, आपका दिया हुआ है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा आपका दिया हुआ है, एक बार पढ़ के आपको रखना है। कार्य में क्या है, तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ 3 कार्य बताए जा रहे हैं कि अपरा भ्रूण के पोषण में सहायक होता है, माँ के रक्त में उपस्थित पोषक पदार्थ अपरा द्वारा ही क्या भ्रूण के रक्त में पहुंचते हैं। दूसरा, अपरा भ्रूण के श्वसन व उत्सर्जन में क्या मदद करता है। तीसरा, यह एक अंतःस्रावी ऊतक की भांति कार्य करता है, इसके द्वारा स्रावित जो स्रावित हार्मोन्स ये सब हैं, ये भी इसके निकलते हुए। तो ये आपके दिए अपरा के कारण, सिंपल है, तैयार करके रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। साथ ही आपका है इसमें अपरा के कार्य में कि माँ के शरीर में बने एंटीबॉडी अपरा के माध्यम से भ्रूण के शरीर में पहुंचकर उन्हें अनेक संक्रमण रोग जैसे टीबी, खसरा आदि से भी सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर है। तो यहाँ 4 में आपको अपरा के कार्य बताए, 2-3 आपको पढ़ के रखना है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, हाई चांसेस के आने चाहिए, हाई चांस है शुक्र जनन और अन्य जनन में अंतर। एम्ब्रियोनिज्म 22 में क्वेश्चन था, तो 25 में आपका आ सकता है। हाई चांस है शुक्र जनन अन्य जनन में अंतर, तैयार कर लेना है, बिल्कुल आपका सिंपल लैंग्वेज में आपका दिया हुआ पॉइंट बाय पॉइंट, ज्यादा नहीं 4 पॉइंट आपको तैयार करके रखना है। शुक्र जनन क्या है, तो वृषण में स्थित शुक्र जनन नलिका होती है, जबकि अन्य जनन होता है अंडाशय में जनित एपिथेलियस व स्टोमा होता है। जो अब यहाँ आपके गुणों के आधार पर अंतर बताया जा रहा है। संपूर्ण होने का स्थान क्या है, तो प्रारंभ और समापन का स्थान क्या है, वृषण ही होता है शुक्र जनन। अंडाजुरण में क्या है, प्रारंभ अंडाशय में, लेकिन पूर्ण क्या है, अंडाशय के बाहर अंडवाहिनी के निषेचन में होता है। इस बार से दिया हुआ है, तो तैयार आपको लेना है। वृद्धि अवस्था पूछे तो जो शुक्र जनन होता है अल्प अवधि का होता है, जबकि अन्य जनन क्या है, बहुत लंबी अवधि का अवस्था होती है। फिर इसमें जो शुक्र जनन है, इसमें एक शुक्राणु मात्र कोशिका में 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि अंडाणु में मात्र कोशिका से केवल 1 अंड कोशिका बनते हैं। क्लियर है। तो इस बार से आपका दिया हुआ है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ध्रुवी के आगे नहीं बनते हैं शुक्र जनन में, इसमें अंडाणु जनन में 2 या अथवा 3 ध्रुवी का अवश्य बनते हैं। इस बार से आपका दिया है। ओके, तो आपको यहाँ 4 अंतर तैयार करके रखना है, शुक्र जनन अंड जनन में अंतर। ओके, 2022 में क्वेश्चन आया था, तो आपके में रिपीट हो सकता है। आगे देख लेते हैं। आगे मैं आपको बता ही चुका हूँ, अंड जनन का रेखीय जो निरूपण होता है वो आपको डायग्राम आपके इस प्रकार से आ सकता है। एम्ब्रियोनिज्म 30 में आया था, तो ये भी आपका आ सकता है, तो इसे भी आपको सीख के रखना है डायग्राम। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि मेंडल ने द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनने से क्या लाभ हुए। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं है, तो आने के चांस है कि मेंडल ने देखिए अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया। ओके, आपको भी पता है कि मटर का पौधा लिया मेंडल ने, लेकिन मेंडल ने मटर का ही पौधा क्यों लिया। भैया बहुत सारे पौधे होते हैं, कई टाइप के पौधे होते हैं। ओके, दूसरा पौधा ले सकता है, लेकिन मटर का पौधा क्यों लिया, तो उसका अपने प्रयोग के लिए। तो ये पॉइंट वो आपको बताने के लिए तो आपको क्रम से दिए हुए। पहला है, मटर का पौधा समानता स्वपरागित होता है, लेकिन इसमें क्या है, पर परागण भी सुलभता से कराया जा सकता है। मतलब दोनों इसमें काम होता है, स्वपरागित भी हो जाता है और पर परागण भी से कराया जा सकता है। ओके, दूसरा है, मटर के पौधे में अनेक लक्षणों के लिए दो वैकल्पिक रूप थे। उदाहरण के लिए इसमें क्या है, 2 वैकल्पिक रूप थे कि अगर बीज के रंग लक्षण के लिए वैकल्पिक रूप क्या है, पीला बीज था, और हरा बीज के लिए क्या है कि इसमें उपस्थित थी। साथ ही मटर का जो पौधा होता है 1 वर्षीय है, वो आसानी से उगाया जा सकता है। ये भी इसकी मेन विशेषता है मटर के पौधे की, ये 1 वर्षीय वाला पौधा होता है और साथ ही आसानी से उगाया जा सकता है। ओके, तो मान लीजिए प्रयोग हमारा फिर हम दोबारा कराना पड़ा। ओके, कहीं प्रयोग एक ऐसा नहीं कि एक बार किया हो गया अपना, कई बार इन्हें क्या है प्रयोग करना पड़ता है, कई बार उसको क्या है, उसको पेड़ को उगाना पड़ेगा, उसकी किस्में देखनी पड़ेगी। तो क्या है, उन्हें जल्दी ऐसा चाहिए कि जल्दी हो गई। ओके, कि इंतजार ना करना पड़े, तो इस टाइप की बात थी। ओके, तो ये आपको 3 से 4 पॉइंट आपको क्या पढ़ के रखना ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम को व्याख्या कीजिए। ओके, लेकिन आपका एम्ब्रियोनिज्म 20 में क्वेश्चन था, साथ ही आपका एक संकर क्रॉस वाला आपका रेखा सहित वाला एम्ब्रियोनिज्म 24 में भी आ चुका है। तो कम चांस एक संकर क्रॉस के बारे में पूछा है, लेकिन एक बार आपको क्या पढ़ के आपको रखना है इसे। ओके, ये आपका दिया हुआ इस प्रकार से, क्योंकि एक संकर वाला टॉपिक आ चुका है एम्ब्रियोनिज्म 24 में। ओके, ये टॉपिक था आपका। क्लियर है। नेक्स्ट आपका ये आपका हाई चांसेस के आने के, जैसे हम क्या कहते हैं, आपका परीक्षार्थ परीक्षण क्या है और इसका आरेखीय निरूपण, ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि एम्ब्रियोनिज्म 23 में था, तो आपका एम्ब्रियोनिज्म 25 में आ सकता है। तो ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। टेस्ट क्रॉस क्या है, या कहा जाए परीक्षार्थ परीक्षण, इसके बारे में आपको ये पूरा दिया हुआ है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है।
एक संकर परीक्षार्थ परीक्षण और द्विसंकर परीक्षार्थ परीक्षण के बारे में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव में जो लिंग निर्धारण कैसे होता है, ओके, सिंपल आपको समझ के रखना है, फिर आप अपनी लैंग्वेज में इस बता सकते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका, ओके, नॉर्मल लैंग्वेज हम जानते हैं कि जो पुरुष होता है उसमें एक्स वाई होते हैं, ओके, महिला में आपके एक्स एक्स होते हैं, ओके। जब लेकिन अगर एक्स इसका मिलता है किसका, मादा का, और नर का भी क्या है एक्स मिलता है, तो क्या है एक्स एक्स बनता है, लड़की बनेगी। अगर पुरुष का क्या है वाई मिलता है, ओके, मादा में एक्स मिलता है तो एक्स वाई बनेगा, जिससे लड़का होगा। तो इस प्रकार से है, आपको समझ लेना। मैंने यहाँ डायग्राम जरूर आप सीख लीजिए। डायग्राम यहाँ मैंने नहीं बनाया है, तो आपको यार डायग्राम आपको जरूर सीख के रखना है। डायग्राम को आपके माध्यम से आप बताएंगे तो आपका स्पष्ट बिल्कुल रहने वाला है। जैसे दांत कोशिका रक्तता को परिभाषित कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम में 22 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। दांत कोशिका अरक्तता तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है मेंडल की स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। ये मेंडल के 3 नियम है आपका, स्वतंत्र आव्यूहन का नियम, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम। तीनों नियम आपके क्लियर होने चाहिए। कोई ना कोई नियम आपके पेपर में जरूर आपका रहेगा, ओके। ये 2022 में आया था, ओके, इस बार से डायरेक्ट पूछ लिया गया था मेंडल के स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। फिर 2023 में आया था, ओके, लेकिन इसमें लैंग्वेज इस टाइप की थी। एक बार से है आपका क्या है स्वतंत्र आव्यूहन का नियम, ओके, तो लैंग्वेज आप देख सकते हैं। तो एकदम आपको ये तैयार करके रखना है। ये आपका रहने वाला है आपका स्वतंत्र आव्यूहन का नियम, ओके। अगर समझना चाहते हैं, डिटेल से अगर चाहते हैं कि समझ जाएं, तो आपको मैं जब चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता रहा था बायोलॉजी के, तब मैंने आपको कहा हर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझाया था, ओके। तो आप वीडियो देखना चाहते हैं 12th प्लेलिस्ट पर जाइएगा। 12th बायोलॉजी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्रम से बायोलॉजी की वीडियो देखकर आपका है उसमें आपको चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। तो भी वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने हर टॉपिक को आपको समझाया है। यहाँ बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से आपको क्या तैयार करके रखना है। और इसका आपका डायग्राम इस प्रकार से आपका रहने वाला है। इसका ये आपका डायग्राम रहने वाला है, ओके। तो ये डायग्राम भी आपको अच्छे से सीख के रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए। स्थिति पीड़ित पिता एवं समान महिला द्वारा उत्पन्न संतान है। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में एक क्वेश्चन आपका आ चुका है। हीमोफीलिया से संबंधित जरूर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। एक ही स्थिति नहीं, इसके 3-4 स्थिति हो सकती है, तो हर स्थिति में आपको सीख के रखना है, ओके। एक बन जाता तो आप सब बन जाएंगे, ओके। फिर और मैंने यहाँ से आपका डायग्राम से आपको समझ में आएगा। थ्योरी से आप समझेंगे तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। मैंने डायग्राम रहने वाला है इसका, इस प्रकार से डायग्राम है आपका। सिंपल भी अपना डायग्राम बना सकते हैं, ओके। तो ये आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। समझना चाहते तो मैं बता चुका हूँ, चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट समय मैंने आपको सब आपको तैयार कराए थे। इसके बाद दोस्तों आपको प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर, संयुग्मी और विसंयुग्मी अंतर आपको पढ़ के रखना है, क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में प्रभाविता अप्रभाविता का आया था। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आपका संयुग्मी और विसंयुग्मी का आया था अंतर। तो ये दोस्तों आपका दिया हुआ है प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। 2 पॉइंट में बताया जा रहा है। और संयुग्मी और विसंयुग्मी अंतर आपका ये दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। सिंपल आपका दिया हुआ है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आ चुका है। दोनों से कोई आपके एक पेपर में आ सकता है, ओके। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी 4 विशेषता। ये क्वेश्चन रहेगा, अनुवांशिक कूट की विशेषता लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में आ चुका है, 23 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी आपका रिपीट हो सकता है 25 में। अनुवांशिक कूट की विशेषता आपको तैयार अच्छे से करना है। पहले तो आपको अनुवांशिक कूट क्या है उसके बारे में दिया हुआ है, ओके। थोड़ा डिटेल से दिया हुआ है, पढ़कर आपको समझ कर 2 से 3 लाइन में तैयार करके रखिएगा, ओके। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। तो समझना चाहते हैं तो आपका क्या है अच्छे से आप समझना चाहते हैं, क्रम से चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट वाली वीडियो देख लीजिएगा। हर टॉपिक को मैंने आपको समझाया। अनुवांशिक कूट की विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये आपकी रहने वाली अनुवांशिक कूट की विशेषताएं, ओके। जैसे पहला कि अनुवांशिक कूट क्या होता है, त्रिकूट या कोडान त्रिक होता है। अनुवांशिक कूट असंदेशप्रद व विशिष्ट होता है, अर्थात प्रत्येक कोडान का केवल क्या एक अर्थ होता है। अनुवांशिक कूट कोमा रहित अर्थात विराम चिन्ह रहित आपका अति व्यापी होता है। ये आपके क्रम से दिए हुए हैं, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट डीएनए आरएनए में अंतर, ओके, ये इंपॉर्टेंट रहे। और आपका केमिस्ट्री में भी अब रहते हैं, तो केमिस्ट्री में भी आपका एक क्वेश्चन आता है, तो अभी आप तैयार कर लीजिएगा, तो आपका क्या है केमिस्ट्री में भी हो जाएगा। डीएनए आरएनए केमिस्ट्री में भी आपका, और आपका है बायोलॉजी में भी है, तो अंतर तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारे एक और इंपॉर्टेंट रहने वाला यहाँ से कि अनुलेखन की परिभाषा। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया था, तो अनुलेखन के बारे में भी आपको क्या है तैयार करके रखना है। थोड़ा लॉन्ग में आता तो पूरा यहाँ डिटेल से बातें बताई जा रही हैं, तो अनुलेखन के बारे में आपको जरूर देख लेना है। यह क्वेश्चन आ सकता है डीएनए में एमआरएनए के निर्माण क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। लेकिन हाई चांस है अनुलेखन के बारे में पूछा जाए, ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाए, तो अच्छे से आपको क्या है तैयार करके रखना है। ये इसका क्या है, ये इसका रहने वाला है डायग्राम, ओके, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको लेमार्कवाद और नम लेमार्कवाद में अंतर। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में था आपका, ओके। ये आपका लेमार्कवाद और नम लेमार्कवाद में अंतर दिया हुआ है, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। 20 में आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में क्वेश्चन था, तो ये रिपीट हो सकता है आपका, तो इसे अभी आपको क्या तैयार करके रखना है। ये आपके दिए 4 पॉइंट दिए हैं, ओके, 4 पॉइंट आपको देख लेना है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने क्या है आपके 3 अंक वाले क्या महत्व से बताए हैं। कुछ और क्वेश्चन रह जाते हैं, हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कवर करेंगे।
पीडीएफ मटेरियल आप प्राप्त करना चाहते हैं, ओके, तो पीडीएफ मटेरियल रहेगा तो आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। तो आप क्या है बायोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं, ओके। इसमें आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, साथ ही 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक इस प्रकार से आपको महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव अलग से आपका पूरा रहने वाला है, तो अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे, पीडीएफ मटेरियल रहेगा। तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।